अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने जनरल मेथड्स ऑफ फूड एनालिसिस स्टार्ट किया था, जिसमें जो था प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मॉइस्चर कंटेंट की डिटर्मिनेशन देखी थी और उसमें हमने देखा था कि कोई भी जो हमारे पास फूड आइटम अगर आता है तो उसके अंदर से जो है हम फूड के अंदर से जो है हम मॉइस्चर कंटेंट को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का जो हमारा फूड मेथड का एनालिसिस का है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ऐश, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो इनऑर्गेनिक रेजिड्यू हमारे फूड सैंपल के अंदर मौजूद होता है उसकी हम डिटर्मिनेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा एनालिसिस है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ऐश। डिटर्मिनेशन ऑफ ऐश, ठीक है। फूड एनालिसिस के हम मेथड देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि ऐश की किस तरह से हम डिटर्मिनेशन करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ऐश का मेन मकसद क्या होता है, हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है टू चेक द या टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक रेजिड्यू रिमेनिंग आफ्टर द ऑर्गेनिक मैटर हैज़ बीन इंसिनरेटेड। कि अगर हम अपना ऑर्गेनिक मैटर को जो है वो बर्न आउट कर देते हैं, इंसिनरेट कर देते हैं, तो बाद में जो हमारे पास इनऑर्गेनिक मैटर रह जाता है या इनऑर्गेनिक रेजिड्यूज रह जाता है वो कितना रिमेनिंग रह जाएगा हमारी फूड के अंदर, उसके लिए जो है हम ऐश जो है वो ऐश के अंदर अपना सैंपल कन्वर्ट करते हैं और हम ऐश की डिटर्मिनेशन करते हैं। प्रोसीजर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स हैं प्रोसीजर के, वन बाय वन। पर्पस इसका क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिटरमाइन द इनऑर्गेनिक रेजिड्यू या सॉलिड रेजिड्यू आफ्टर ऑर्गेनिक मैटर इंसिनरेटेड, ठीक है। तो अपने इनऑर्गेनिक मैटर को इंसिनरेट कर देते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर को उतना रहे। इंसिनरेटेड, ठीक है। इसका अब हम प्रोसीजर देखेंगे फर्स्ट बाय वन बाय वन कि क्या क्या है। ये हमने पर्पस देख लिया, नेक्स्ट हम इसका प्रोसीजर देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो हम करते हैं। प्रोसीजर के लिए फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, रिमूव सीड्स, स्टोन्स एंड अदर इनएडिबल पार्ट फ्रॉम द सैंपल। लाइक अगर आपके पास फ्रूट या वेजिटेबल का सैंपल है, मीट है या कोई भी फिश है या कोई भी फूड सैंपल है, तो आपने उसमें से क्या करना है, अगर कोई सीड्स मौजूद है उसके अंदर या फिर कोई स्टोन्स मौजूद है या कोई भी उसका इनएडिबल पार्ट है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रिमूव करना है उसका इनएडिबल पार्ट। रिमूव सीड्स, स्टोन्स एंड अदर इनएडिबल पार्ट्स। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, जो भी आपका फूड सैंपल है, रिमूव सीड्स, stones and other inedible part from the food sample, ठीक है। फूड सैंपल में से आपने वो पार्ट रिमूव करना है। सेकंड जो आपका स्टेप आएगा वो है प्रिपेयर अ होमोजीनियस सैंपल। प्रिपेयर अ होमोजीनियस सैंपल, आपने क्या करना है, होमोजीनियस सैंपल को प्रिपेयर करना है। सैंपल, होमोजीनियस सैंपल को हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, वही सेम मेथड जो हमने लास्ट लेक्चर में जो था, या जब हमने मॉइस्चर का एनालिसिस किया था तो उसमें हमने किया था, हमने कहा था कि कोई भी इनएडिबल पार्ट्स होंगे उनको हम रिमूव करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, मीट है, फिश है, कुछ भी है, तो हम उसको क्या करेंगे, अगर कोई भी फ्रूट्स है तो हम उनको क्या कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे या हम उनको मिजरेट कर लेंगे, या फिर हम उनको अगर हमारे पास मीट है, पोल्ट्री है या फिश है तो हम उनको मील्स की फॉर्म में कर लेंगे। अगर हमारे पास जूसेस हैं तो हम उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर हमारे पास लेग्यूम्स हैं या फिर जो है हमारे पास सीरियल्स हैं तो हम उनको ग्राइंड फॉर्म के में कन्वर्ट करके हमने उसका क्या करना है, होमोजेनियस सैंपल जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने सैंपल का जो है वो वे करना है, प्लेस द सैंपल इन अ वेट क्रूशिबल एंड वे। आपने अपना जो भी खाली क्रूशिबल लेना है, आपने जो है उसको, अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जो हम ऐश की डिटर्मिनेशन करते हैं वो हम दो मेथड से करते हैं। एक हमारे पास होता है वेट डाइजेशन और एक होता है ड्राई डाइजेशन। दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है ड्राई डाइजेशन
ड्राई डाइजेशन करते हैं ऐश की डिटर्मिनेशन के लिए, और हम सेकेंड करते हैं वेट डाइजेशन। एक और जो चीज़ मिस हो गई थी, तो अभी जो हम ये प्रोसीजर देखेंगे वो हमारा कौन सा है, ड्राई डाइजेशन का जो मेथड हम यूज़ करते हैं ऐश की डिटर्मिनेशन के लिए, या रेजिड्यू जो इनऑर्गेनिक रेजिड्यू रह जाता है वो हम ड्राई डाइजेशन के जरिए देख लें। आप लोगों ने फर्स्ट क्या कर लेना है कि इनएडिबल पार्ट्स को रिमूव करना है, सेकंड आपने होमोजीनियस सैंपल कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट में आपने क्या करना है, सबसे पहले एक खाली क्रूशिबल लेके उसको वे करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, सैंपल को उसके अंदर उस वेट क्रूशिबल के अंदर प्लेस करना है और उसको दोबारा से वे करना है। प्लेस द सैंपल in a weight crucible, place the sample, वेट क्रूशिबल के अंदर आपने जो आपका क्रूशिबल हो वो ड्राई होना चाहिए, वेट होना चाहिए, और फिर दोबारा से आपने उसका वे करना है, वे अगेन आपने उसका वे कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास क्रूशिबल है जिसके अंदर आपने अपना सैंपल पुट किया है, इसको आपने क्या करना है, हीट अप करना है 100 डिग्री सेल्सियस तक, उस वक्त तक जब तक उसके अंदर से जितनी भी वाटर का कंटेंट जो है वो सारा का सारा एक्सपेल्ड नहीं हो जाता या इवॉल्व नहीं हो जाता। प्लेस द क्रूशिबल ऑन हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस, प्लेस द क्रूशिबल on heat at 100 degree Celsius and until water is expelled, heat on until water is expelled water is expelled from the sample। ठीक है, आपने उस वक्त तो उस सैंपल को अपने को हीट अप करना है जब तक 100 डिग्री सेल्सियस पे, जब तक उसके अंदर से क्या हो जाता है, सारे का सारा जो भी वाटर है वो क्या नहीं हो जाता, एक्सपेल नहीं हो सकता। उसके बाद आपने क्या करना है, जब वाटर उसमें से रिमूव हो गया, देन चार द सैंपल जेंटली ओवर अ लो फ्लेम, देन चार द सैंपल जेंटली ओवर दी लो फ्लेम। ठीक है, नेक्स्ट आपने जो करना है वो क्या करना है कि जो भी आपका सैंपल होगा उसकी आपने चार करना है। चार का मीन्स उसका मतलब क्या कि आपने उसको बर्न करना है, चारकोल जैसे हम बर्न होता है ना, चारकोल की फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट करेंगे। फर्स्टली हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका वाटर रिमूव किया, उसके बाद लो फ्लेम के ऊपर हम उसको जो है वो बर्न करेंगे जब तक वो चारकोल की फॉर्म में, चार की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट नहीं हो जाता। देन हमने क्या करना है, जो क्रूशिबल है जिसके अंदर हमारा सैंपल चार्ट हो चुका है, चार्ट फॉर्म की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, बर्न हो चुका है, उसको हमने क्या करना है, मफल फर्नेस के अंदर जो है वो, जिसको हमने 525 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो सेट किया हुआ था जिसका टेम्परेचर, उसके ऊपर हमने रखना है और उसको उस वक्त तक हीट करना है जब तक हमारे पास जो है वो वाइट ऐश नहीं आ जाती। ठीक है, चार करने के बाद आपने क्या करना है, प्लेस द क्रूशिबल इन मफल फर्नेस, प्लेस द क्रूशिबल इन मफल फर्नेस set at 525, set at 525 degree Celsius and leave until white ash is obtained, and leave until white ash is obtained। ठीक है, उसके बाद मफल फर्नेस के अंदर आपने किस टाइम तक छोड़ देना है उसको, उस टाइम तक छोड़ देना है जब तक क्या नहीं हो जाता, वो वाइट ऐश के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता। उसके बाद आपने उसको निकालना है वहाँ से, निकालने के बाद आपने उस ऐश के अंदर वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड करके उसको मॉइस्ट करना है, दोबारा से आपने उसको स्टीम के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टीम के ज़रिए उसको ड्राई करके, और फिर या उसको आप हॉट प्लेट के ऊपर प्लेस करके आपने उसको ड्राई कर लेना है। दोबारा से फिर उसको क्या करना है, मफल फर्नेस के अंदर रीएशिंग उसकी करवानी है जब तक, और हम उसकी रीएशिंग का पर्पज़ जो है, या रीएशिंग जो है हम उस वक्त तक रिपीट करते रहेंगे जब तक उसका वेट कांस्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जब वाइट ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, आपने क्या करना है, अपनी ऐश को जो है, जो भी आपका सैंपल है उसको वहाँ से निकालना है, उस ऐश को क्या करना है, मॉइस्ट विद वाटर, वाटर से जो है उसको मॉइस्ट करना है, मॉइस्ट विद वाटर,
ड्राई ऑन स्टीम एंड देन ऑन हॉट प्लेट, ड्राई ऑन स्टीम एंड देन ऑन हॉट प्लेट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपने करना है रीएश इन मफल फर्नेस एट 525 डिग्री सेल्सियस टू द कांस्टेंट वेट। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, दोबारा से जब आपने मॉइस्ट कर लिया और उसको जो है प्लेट पे हीट अप करके उसके अंदर से वो जो वाटर कंटेंट था वो रिमूव कर दिया, उसके बाद से आपने उसको क्या करना है, उसकी रीएशिंग करनी है। रीएश इन मफल फर्नेस at 525 degree Celsius, at 525 degree Celsius to constant weight। टू कांस्टेंट वेट। ठीक है, आपने क्या करना है, मॉइस्ट करने के बाद हॉट प्लेट के ऊपर उसको हीटअप करके उसका वाटर कंटेंट रिमूव करना है, फिर दोबारा से आपने उसको मफल फर्नेस पे रखना है 525 तक डिग्री सेल्सियस तक उसको हीटअप करना है, उसको निकालना है वहाँ से, उसका जो है वो वेट करना है। अगर तो उसका वेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा तो फिर इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर से जितना भी कंटेंट था, ऑर्गेनिक मैटर था, वो रिमूव हो गया। अब सिर्फ ऐसा कंटेंट या ऐश कंटेंट रिमेनिंग है कि मजीद फर्दर जो है उसके मास के अंदर कोई भी लॉस नहीं आ रहा। देन इट्स मीन आपका जो भी सैंपल है उसकी एशिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि अगेन से क्या करनी है, आपने जो है वो फिर वेट कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करनी है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है ऐश की कि कितना ऐश कंटेंट आपके सैंपल में मौजूद था। तो कैलकुलेशंस के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, वो क्या है, ऐश की परसेंटेज आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू वेट ऑफ द सैंपल आफ्टर वैशिंग ऐशिंग, वेट ऑफ द सैंपल आफ्टर ऐशिंग ओवर वेट ऑफ द सैंपल जो कि बिफोर ऐशिंग था, वेट ऑफ द सैंपल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। आपने इस फार्मूले से जो है वो जितना भी आपका जो सैंपल था उसके अंदर जो भी इनऑर्गेनिक मैटर था या ऐश कंटेंट था वो आपने इस मेथड से फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, इसी का हमने देखा ड्राई डाइजेशन का मेथड देख लिया। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हमारा क्या होगा, वेट डाइजेशन का मेथड हम देखते हैं कि वेट डाइजेशन जो है वो हम किस तरह से करते हैं। वेट डाइजेशन का मेन मकसद भी यही होता है, और नॉर्मली जो है वेट डाइजेशन हम उस वक्त करते हैं जब हमने क्या करना होता है, कोई मिनरल कंटेंट्स वगैरह जो है वो फाइंड आउट करने होते हैं अपने सैंपल के अंदर से। तो उसके लिए फिर हम ड्राई डाइजेशन की जगह पे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हम वेट डाइजेशन जो है वो मेथड यूज़ करेंगे, या वेट ऐशिंग जो है वो हम करेंगे। वेट ऐशिंग हम किस तरह से करेंगे, ड्राई ऐशिंग का प्रोसीजर हमने देख लिया। अब हम देखेंगे सेकेंड जो है हमारे पास मेथड था वो है वेट ऐशिंग। वेट ऐशिंग का क्या प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, वेट ऐशिंग हम किस वक्त करते हैं, वेट ऐशिंग हम उस वक्त करते हैं जब हमने क्या करने होते हैं, अपने जो सैंपल होता है इसकी प्रिपरेशन करनी होती है फॉर द स्पेसिफिक मिनरल। वेट ऐशिंग इज प्राइमरली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सैंपल फॉर सबसीक्वेंट एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक मिनरल। किस वक्त हम इसको यूज करते हैं, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सैंपल of sample for subsequent analysis of for subsequent analysis of मिनरल्स के मिनरल्स का एनालिसिस हमने करना हो और तब हमने ऐशिंग करवानी हो तो उसके लिए हम वेट ऐशिंग यूज़ करेंगे। इट ब्रेक डाउन एंड रिमूव द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, इसके ज़रिए हम ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को जो है ब्रेक करवा के रिमूव करवा सकते हैं सराउंडिंग द मिनरल्स सो दैट दे आर लेफ्ट इन एन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन के अंदर वो रहें। इसके लिए हमने क्या करना है, सेम वही मेथड करेंगे। आर ड्राइड ग्राउंड फ्रूट सैंपल इज़ यूजुअली वेड इनटू अ फ्लास्क। इसमें हमने क्या करना है कि आपका जो भी सैंपल होगा उसने उसको ड्राई कर लेना है। आर ड्राइड ग्राउंड फ्रूट सैंपल
फर्स्ट स्टेप क्या है? ड्राइड ग्राउंड फूड sample is usually weighed into a flask. फ्लास्क के अंदर राउंड बॉटम फ्लास्क जो होती है यूजली हम वो यूज़ करते हैं, कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनटू अ फ्लास्क कंटेनिंग, इसके अंदर हमने कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स या फिर जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो लेना है। स्ट्रॉन्ग कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी हो सकता है, लाइक कौन कौन से हम वेट डाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं वो है नाइट्रिक हो सकता है, परक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं एसिड्स या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? नाइट्रिक, परक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड जो है हम यूज़ करते हैं फॉर वाइट डाइजेशन। आपने क्या करना है, अपना ड्राइड फूड सैंपल है उसका वे करना है और उसके बाद उसको फ्लास्क के अंदर ऐड कर देना है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। वो कौन सा हो सकता है? नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से हो सकता है, या फिर हम क्या करते हैं इनका कम्बिनेशन ऑफ एसिड भी जो है वो यूज़ करता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टाइप का सैंपल है जिसको आपने डाइजेशन करवानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हीट अप करना है एंड देन हीट अप करेंगे। अब हीटिंग कितने टाइम के लिए करना है वो डिपेंड करेगा कि कितना कौन सा टाइप का सैंपल है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कितना मौजूद है, किस फॉर्म में मौजूद है और वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होने में या डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लेगा। हीटिंग इज कंटिन्यू अंटिल द ऑर्गेनिक मैटर इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। हीटिंग को आपने कब तक कंटिन्यू करना है? हीटिंग इज कंटिन्यू until the organic matter is complete, until the organic matter is completely digested। उस वक्त तक आपने हीट अप करना है जब तक ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो सकता, लिविंग ओनली द मिनरल ऑक्साइड्स इन द सोल्यूशन। जब हमारा ऑर्गेनिक मैटर सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाएगा तो सिर्फ जो मिनरल्स वगैरह हैं वो मिनरल ऑक्साइड्स जो हैं वो रिमेनिंग रह जाएंगे। द टेम्परेचर एंड टाइम यूज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एसिड्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज। ठीक है, टेम्परेचर एंड टाइम के कितना टेम्परेचर देना है आपने और कितने टाइम के लिए आपने इसको हीटअप करना है डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द सैंपल एंड ऑन द टाइप ऑफ एसिड जो आप यूज़ कर रहे हैं एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपने यूज़ किया है। इसके अलावा कि जो आपका फूड सैंपल कौन सा है उसके अकॉर्डिंगली जो है हम रखते हैं एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज। नेक्स्ट है टिपिकली अ डाइजेशन टेक फ्रॉम 10 मिनट्स टू अ फ्यू आवर्स एट टेम्परेचर ऑफ अबव 350 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली जो हम एशिंग करवा रहे होते हैं जिसको हम डाइजेशन का प्रोसेस भी कहते हैं वो कितना टाइम लेती है? टिपिकली अ डाइजेशन टेक from 10 minutes to 10 minutes to and to a few hours at temperature of above 350 degrees Celsius, at above temperature of 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या हो सकता है? हम कहते हैं कि एक टिपिकल डाइजेशन या एशिंग का जो प्रोसेस होता है वो 10 मिनट से लेकर या कुछ घंटे तक का टाइम लेती है और उसको जो हम टेम्परेचर टिपिकली जो प्रोवाइड किया जाता है वो 350 डिग्री सेल्सियस से अबव हम प्रोवाइड करते हैं। अब ये चीज़ डिपेंड करेगी कि हम एसिड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमारा सैंपल कौन सा है।
द रिजल्टिंग सोल्यूशन कैन देन बी एनालाइज्ड फॉर स्पेसिफिक मिनरल। जो आपके पास रिजल्टिंग सोल्यूशन आएगा जिसमें से हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर सारा डाइजेस्ट हो गया, सिर्फ इनऑर्गेनिक रह गया, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फर्दर अपने एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। द रिजल्टिंग सोल्यूशन, द रिजल्टिंग सोल्यूशन कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर मिनरल एनालिसिस। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि अगर हमने मिनरल का एनालिसिस भी करना है तो हम इसके जरिए करते हैं। मिनरल एनालिसिस के लिए लाइक दैट हमारे पास अगर सोल्यूशन आ गया है तो मिनरल का एनालिसिस जो है वो हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए कर सकते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए कर सकते हैं, या कोई भी हम फर्दर टेक्निक यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा पास फूड का सैंपल था उसके अंदर कितना कोई स्पेसिफिक मिनरल कंटेंट मौजूद था वो हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर बाय यूजिंग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इस मेथड के जरिए एक तो हमने इनऑर्गेनिक मैटर कितना मौजूद है वो फाइंड आउट कर लिया, सेकेंड हमने ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर मिनरल कॉन्टेंट्स कितने मौजूद हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है टोटल सॉलिड रेजिड्यू, कि जो भी आपका सैंपल है उसके अंदर कितना सॉलिड रेजिड्यू मौजूद है, उसके लिए भी हम कौन सा मेथड किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, हैश कंटेंट था। नेक्स्ट है सॉलिड डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल सॉलिड्स, कि आपका जो भी सैंपल है उसके अंदर टोटल सॉलिड्स कंटेंट कितना मौजूद है ऑफ टोटल सॉलिड्स। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ दिस इज मेथड टू डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल सॉलिड्स इन फूड सच एज डिहाइड्रेटेड स्पिनच एंड फ्रेश पियर्स, के फ्रेश पियर्स या फिर जो हमारे पास स्पिनच है इसको हम डिहाइड्रेट कर देते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास टोटल सॉलिड कितना रह जाता है। क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल, पर्पस क्या है इसका, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल सॉलिड्स इन द फूड सैंपल सच एज कि जो स्पिनच है अगर उससे वाटर कंटेंट रिमूव कर देते हैं तो कितना हमारे पास डिहाइड्रेटेड सॉलिड रह जाता है, या फिर पियर्स हैं तो उनमें से अगर हम किसते हैं तो किस तरह से जो है हम एनालाइज करते हैं कितना जो है वो टोटल सॉलिड इसमें रह जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोसीजर किस तरह से हमारे स्टेप्स हैं। क्या मेन मकसद है, डिटरमिन द सॉलिड कंटेंट फ्रॉम फूड सैंपल। फूड सैंपल में से हमने टोटल सॉलिड कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। प्रोसीजर के हम स्टेप्स देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हैं। इसमें से फर्स्ट स्टेप है वॉश क्लीन एंड ड्राई द डिशेस, कीप रिकॉर्ड ऑफ बोथ द पार्ट्स लिड एंड बॉटम इन योर नोटबुक। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो एक प्लेट या डिश जो आप लोगों ने लेनी है जिसमें अपने सैंपल अपना प्लेस करना है, उसको वॉश क्लीन करना है और ड्राई करना है। ठीक है, वॉश क्लीन एंड ड्राई द डिशेस एंड नोट डाउन द वेट ऑफ बोथ। फर्स्ट क्या है स्टेप, वॉश क्लीन एंड ड्राई द dishes, keep record of both the parts lid and the bottom in your notebook, keep record of both parts, that is lid and बॉटम, के जो भी आपकी डिशेस हैं उसका जो लिड है या उसकी जो बॉटम है उनको आपने वे आउट करके अपना जो भी उनका वेट आता है उसको आपने रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी आपकी डिश है उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा थिन लेयर ऑफ सैंड की जो है वो ऐड करनी है और उसको जो है वो ड्राई करना है। प्लेस अ वेरी थिन लेयर ऑफ फाइन ड्राइड सैंड इन ईच डिश, प्लेस अ वेरी थिन लेयर ऑफ
dried sand in each डिश, हर एक डिश के अंदर आपने जिस चीज़ के अंदर अपने अपना सैंपल पुट करना है उसके अंदर आपने सैंड की जो है वो एक लेयर, ड्राइड सैंड की जो है वो लेयर। ड्राई द डिशेज एट 70 डिग्री सेल्सियस टू अ कॉन्स्टेंट वेट फॉर द 4 आवर्स। जिसके ऊपर आपने अपना सैंड प्लेस किया उसके बाद आपने उन डिशेज को जो है वो ड्राई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ड्राई द डिशेज एट 70 डिग्री सेल्सियस, आपने इन डिशेज को जो है वो ड्राई कर लेना है। ड्राई द डिशेज एट 70 डिग्री सेल्सियस to constant wait for 4 hours, to constant wait for 4 hours, ठीक है। प्लेस इट इन द डेजिकेटर ओवरनाइट, आपने इसको हीटअप कर लिया, उसके बाद कांस्टेंट वेट तक जो है उसको वे कर लिया, देन आपने इसको डेजिकेटर के अंदर जो है वो ओवरनाइट कूल होने के लिए रख देना है। प्लेस इन द डेजिकेटर में आपने रखना है ओवरनाइट, इन डेजिकेटर ओवरनाइट, ठीक है। डेजिकेटर बेसिकली हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो भी हमारे पास सैंपल आते हैं या कोई भी ऐसा जो चीज़ें जो हम चाह रहे हैं कि दोबारा मॉइस्चर के साथ इंटरेक्ट नहीं करें, तो हम डेजिकेटर को यूज़ करते हैं जो हमारे सैंपल को ड्राई रखता है। या और फिर हम ये कहते हैं कि अगर हमने कोई अपना सैंपल को कूल डाउन करना है या कोई भी चीज़ है जिसको हमने कूल डाउन करना है, हम कहते हैं कि मॉइस्चर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, तो हम डेजिकेटर के अंदर अपने उसको प्लेस कर देते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये डिशेज जिसको आपने ड्राई कर लिया है, डेजिकेटर के अंदर कूल डाउन कर लिया है, उसके अंदर आपने अपना क्या करना है कि अपना जो सैंपल है जिसको हमने जैसे पिछले मेथड्स हमने देखे उनकी तरह आपने सैंपल को प्रिपेयर कर लेना है, मतलब होमोजेनाइज कर लेना है। देन आपने क्या करना है कि अपना सैंपल का जो है वो इस डिशेज के अंदर जो है वो सैंपल को जो है वो ऐड करना है। प्रिपेयर द सैंपल एज डिस्क्राइब्ड इन प्रीवियस एग्जाम्पल, प्रिपेयर होमोजीनियस सैंपल। होमोजीनियस सैंपल आपने प्रिपेयर करना है, सेम वही मेथड जो हमने पीछे डिस्कस किए थे आप वही लिखेंगे। प्रिपेयर होमोजीनियस सैंपल, होमोजीनियस सैंपल आपने प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद वे 20 ग्राम ऑफ द सैंपल आपने लेना है और उसको फिर आपने ऐड कर लेना है, प्लेस करना है उसी डिशेस के अंदर जिनको आपने ड्राई कर लिया ओवरनाइट में और ठंडा कर लिया, उसके ऊपर आप प्लेस करेंगे और देन आप उसको ड्राई करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस अंडर वैक्यूम के। वे 20 ग्राम ऑफ द प्रिपेयर्ड सैंपल, वे 20 ग्राम ऑफ द prepared sample and place in the डिशेस के अंदर आपने क्या कर देना है, प्लेस कर देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ड्राई एट 70 डिग्री सेल्सियस अंडर वैक्यूम। उसके बाद आपने अपने सैंपल को ड्राई कर लेना है, ड्राई एट 70 डिग्री सेल्सियस अंडर वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम के अंदर आपने प्लेस करके जो भी फर्नेस है या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं अंडर वैक्यूम में जो है आपने 70 डिग्री सेल्सियस पे उसको ड्राई कर लेना है। ड्राई हो जाएगा जब उसके अंदर से सारा जिसका जो भी उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट मौजूद है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने सैंपल को वे करना है। वेइंग मेड एट इंटरवल ऑफ 2 आवर्स, हर 2 घंटे के बाद आपने अपने सैंपल को जो है वो वे करना है। वेइंग मेड at intervals of 2 hours do not vary more than 3 milligrams, do not vary more than 3 milligram, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने सैंपल को जो है वो हीटअप करना शुरू करना है। वेइंग करनी और वेइंग करने के बाद हर 2 घंटे बाद आप वेइंग करेंगे और जब आप वेइंग करेंगे तो जो मास के अंदर चेंजेस आ रही होंगी वो 3 मिलीग्राम से ज़्यादा ना हो, मतलब आपका जब आप कहते हैं उस वक्त तक आपने इसको ड्राई करना है क्या, जब तक आपका वे जो है वो कांस्टेंट नहीं हो जाता। लाइक आपने फर्स्ट टाइम में किया तो वो 10 मिलीग्राम था, नेक्स्ट में आपने किया तो वो 9.9 मिलीग्राम या 9.7 मिलीग्राम आ गया,
या फिर हमने क्या कहा कि 9.5 मिलीग्राम आ गया या 8 मिलीग्राम आ गया, तो ये जो मास के अंदर चेंजेस है 3 मिलीग्राम से ज़्यादा ना हो, इससे अगर कम हो जाती है या बहुत कम हो जाती है उस वक्त तक आपने वे करना है कि जब तक आपके पास क्या नहीं आ जाता, टोटल कांस्टेंट जो है वो वे नहीं आ जाता। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि कितना टोटल सॉलिड हमारे पास मौजूद था वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन हमारे पास आ जाती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टोटल सॉलिड परसेंटेज is equal to dry weight over dry weight over weight of the sample। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जितना टोटल सॉलिड उसके अंदर मौजूद है जो कि मॉइस्चर कंटेंट या वाटर को रिमूव करने के बाद हमारे पास रहा, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपना जो सैंपल है उसका टोटल सॉलिड वेट जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम स्टार्ट करेंगे कि हम प्रोटीन का एनालिसिस कैसे करते हैं, या फिर अगर हमारे पास सैंपल के अंदर फैट मौजूद है, फैट की डिटर्मिनेशन जो है वो हम किस तरह से जनरल मेथड के ज़रिए कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।